औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक या ज़ुल जलाली वल इकराम है, या नाफ़ि और रहीम है, या हय्यो या क़य्यूम है, हर चीज़ पे कादिर है। हज़ारों करोड़ों लामत राही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। तो जेंटलमैन, today mashallah we are starting the last lecture of our subject, which is lecture 32. और as usual before starting this lecture, ये lecture सारे का सारा पूरे lectures की summary पे मुनहसर है as per format, लेकिन as usual मैं आपसे अच्छा मैसेज शेयर करना चाहूँगा। that message is as self assurance, अपनी भी improvement के लिए है, मेरी grooming के लिए है। It says the most beautiful thing in this world is to see your parents smiling and knowing that you are the reason behind that smile. ये मैंने क्यों रखा ये saying? मैंने पूरे लेक्चर में, हर लेक्चर के बाद या शुरू में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी ब्रांड है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं इसको अपनी हम्बल कैपेसिटी में हर स्टेज पे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि अल्लाह का सबसे कीमती असासा हमारे पेरेंट्स हैं। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। बाप की दुआ और रब के दरमियान कोई नहीं आता, और अल्लाह ताला ने इन दोनों हस्तियों को बहुत मकाम दिया है। मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ये बड़ी अच्छी सेइंग थी, मैंने इसलिए शेयर की आपसे। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग। बहुत खुशकिस्मत हैं आप अगर आपकी वजह से आपके वालिदैन कंफर्टेबल हैं और मुस्कुरा रहे हैं, एंड यू नो दैट उस मुस्कुराहट की वजह आप हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने पेरेंट्स की खिदमत करने की तौफीक दे, उनको लुक आफ्टर करने की हिम्मत दे, और हमेशा उनका साया सलामत रखे। और जिनके पेरेंट्स चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को बेहतरी दे, उनको कलाम भेजने की हिम्मत दे, और उनके लिए ऐसे सदका जारिया पॉजिटिव अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। दूसरी सेइंग जो है, दूसरी स्लाइड जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दूसरा मैसेज, अ ब्यूटीफुल लाइफ बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल माइंड। कहते हैं अ ब्यूटीफुल लाइफ, एक अच्छी जिंदगी शुरू होती है, बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल माइंड। एक खूबसूरत जिंदगी एक खूबसूरत ज़हन के साथ शुरू होती है। और जहन क्या है? जहन आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड कैसे आता है? ये थिंकिंग से आता है। और थिंकिंग कहाँ से आती है? बिहेवियर से आती है। जैसा आपका सोच होगी उसी तरह आपका एटीट्यूड होगा। जैसे आपका एटीट्यूड होगा उसी तरह के आपके एक्शंस होंगे, और जैसे आपके एक्शन होंगे वैसी आपकी ज़िंदगी होगी, और जैसी आपकी ज़िंदगी होगी वैसी उसकी मंजिल होगी। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अल्लाह ताला हमें अच्छे एटीट्यूड से, एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक पॉजिटिव ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। एंड वी शुड बी अ बिलीवर ऑफ गुडनेस, अच्छाई करने की, अच्छाई होने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें लोगों के लिए कंफर्टेबल बना दे। तो विद दिस जेंटलमैन वी स्टार्ट आवर लेक्चर 32। लेक्चर 32 जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि ये सारे लेक्चर्स की समरी हम इसमें बातचीत करेंगे, सो दैट कि वी रिकैप्चुलेट द एंटायर लेक्चर्स, और वो हमें एक दफ़ा हमारी रिवाइवल हो जाए कि हमने इस पूरे सिलेबस में क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले हमने इसमें लेक्चर 1 पढ़ा, अकाउंटिंग में दी बेसिस फॉर द बिजनेस डिसीजन। प्रिंसिपल अकाउंटिंग में पहला लेक्चर था, उसमें हमने अकाउंटिंग की बात की। अकाउंटिंग आल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्या है, इस पर हमने बात की कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो होती हैं। द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज एज इट इज मीन्स बाई विच इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइजेज कम्युनिकेटेड टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। ये एक अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइज करती है और डिसीजन मेकर्स के लिए एक बेसिस देती है टू उस डाटे को प्रोजेक्ट करके उस पूरी ट्रांजैक्शन को एक प्रिंसिपल वे पे रखने से, सो दैट दे टेक ऑन द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। फिर दूसरा, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एकेडमिकली इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग का आर्ट है। इट इज आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग दिस डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाइंग करना है। Then it is art of summarizing the financial all the transactions, and obviously it is also a art of communicating the results of business transaction on a certain data, किसी डेटे के बेस पे, तो so that the visibility, entire visibility comes to the stakeholders or the top managements. A means to an end, ये एक मीन है एक एंड के लिए। सो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, सारी ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करने का, उनको समराइज करने का, और एक डाटा इस तरह प्रोजेक्ट करने का, इस डाटा इस तरह ऑर्गेनाइज करने का कि उससे मीनिंगफुल रिजल्ट सामने आ सकें। अच्छा, उसके बाद हमने
कंसेप्ट अंडरलाइंग अकाउंटिंग मेजरमेंट्स पे बात की थी लेक्चर 1 में। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मेजर्स प्रोसेस एंड कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस और अदर इकोनॉमिक एंटिटी। हमने बात की कि ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो मेजर्स देता है, जो उस पर गाइडलाइन देता है इकोनॉमिक एंटिटी, इंटरप्राइज या बिजनेस यूनिट के ऊपर। An economic entity is a unit that exists independently such as business, hospital और government body। ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो सेल्फ अकाउंटिंग पे चल रही होती है, जिसका अपना फिनांस सिस्टम चल रहा होता है और उसको इकोनॉमिक एंटिटी के तौर कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट था कि बुक कीपिंग क्या है। एकेडमिक डेफिनेशन हमने बुक कीपिंग की कवर की थी। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इट इज मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव एंड इज यूजुअली हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर्स। जनरली आज के आईटी के दौर में इट इज हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर्स और इसको पॉजिटिवली देखा जाता है उस एंगल में। फिर तीसरा कंसेप्ट हमने बात की थी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS जनरली जिसको कहा जाता है। MIS कंसिस्ट ऑफ द interconnected business subsystems including accounting that provide the information needed to run a business। कि वो अकाउंटिंग वो सपोर्टिव मेजर है जो बिजनेस रन करने के लिए प्रॉपर सपोर्टिव मेजर टूल के तौर पे यूज होती है। फॉर अकाउंटिंग पर्पस अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट एंटिटी। जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस यूनिट जो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे ली जाती है, डिस्टिंक्ट नॉट ओनली फ्रॉम इट्स क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स बट आल्सो फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर्स के भी बाकी सिस्टम के साथ वो अपनी इसको अमलगेट नहीं कर सकता इस बिजनेस एंटिटी को। इट इज टू बी टेकन एज अ डिफरेंट यूनिट कंसेप्चुअली। उसके बाद जेंटलमैन हमने लेक्चर 2 कवर किया था। लेक्चर 2 में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की थी कि डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फॉर्म्स होती हैं और उसको कैसे करते हैं। उस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट एंटिटीज। वो 3 डिफरेंट फॉर्म से हमने बात की थी। पहले हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप पे, अ बिजनेस ओन्ड बाय 1 पर्सन। जब एक बंदा ओन कर रहा होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। द ओनर टेक्स ऑल द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड इज लायबल फॉर ऑल इट्स ऑब्लिगेशंस। एक ही ओनर होता है, एक ही फ्रूट्स लेता है और वो एप्लीकेशन भी उसी के जिम्मे होती है। दिस इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप हम डिस्कस की थी, दैट वाज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में a business that has 2 or more owners, the partners share the profits or losses according to a pre-arranged formula, जिसमें वो लीगली एक दूसरे के आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उसके तहत वो उसका हिस्सा बनते हैं। तीसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है दैट इज द कॉर्पोरेशन। अ बिजनेस यूनिट चार्टर्ड बाय द स्टेट एंड लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, जो लीगली अपने ओनर से सेपरेट होती है। द ओनर्स आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स बिकॉज देयर ओनरशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स ऑफ स्टॉक। वो स्टॉक के शेयर्स के लिहाज से उसको लिया जाता है। उसके बाद जेंटलमैन वी कवर्ड द थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द क्लासिफाइड बैलेंस शीट पे बात की थी हमने, इस पे ज्यादातर बात हुई थी। इसमें हमने देखा कि बेसिक फंक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं, वो पढ़ा हमने। अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस में क्या आता है, पहला उसका फंक्शन आता है इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड करना। फिर उसके बाद उसको नंबर 2 स्टेप आता है क्लासीफाई सिमिलर ट्रांजैक्शन इनटू यूजफुल रिपोर्ट्स, उनको यूजफुल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद समराइज एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स, वो डिसीजन मेकर्स को कम्युनिकेट करना फॉर इन अ लॉजिकल शेप सो दैट दे कैन हैव द प्रॉपर विजिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस और इट कैन असिस्ट देम टू टेक द फर्दर डिसीजंस। हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्लेम्स एंड रिसोर्सेज एंड द चेंज इन द रिसोर्सेज एंड क्लेम्स। इंफॉर्मेशन यूजफुल इन असेसिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। जर्नल जो होते हैं इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड द क्रेडिट डिसीजन, ये उसके मुतालिक। उसके बाद वी केम टू द फोर्थ लेक्चर दैट वाज रिगार्डिंग द एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना और रिकॉर्ड करने के मुतालिक था ये लेक्चर सारा। अच्छा, कंसेप्ट्स अंडरलाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो क्या थे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक इवेंट्स दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द कंसेप्ट ऑफ रिकग्निशन, वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन अंडरलाइन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस जितनी भी ट्रांजैक्शन हो, रिकग्निशन, वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन, ये कंसेप्ट के तहत, इस प्रिंसिपल के तहत इन पे काम होता है। उसके बाद हमने अकाउंट की बात की। एन अकाउंट इज एन इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन अ स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी आइटम।
A company will have separate accounts for such items as cash, salaries, expense, accounts payable and so on. हर एक हेड का डिफरेंट अकाउंट होगा, लेमैन में हम कहेंगे, just to maintain the visibility, transparency and the correctness in the financial procedures. Concept underlying business transaction में recognition अगली बात आई थी. It refers to the decision as to when record a business transaction, कि उसको रिकग्नाइज करना, उस ट्रांजेक्शन को एक्नॉलेज करना कि कब उसको पोस्ट करना है, कहाँ करना है. वैल्यूएशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ मॉनेटरी अमाउंट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द रिजल्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि वो उसको उसकी वैल्यूएशन उसकी प्लेसिंग है, क्यों एसेट में गया है, लायबिलिटी में गया, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, दिस इज नोन एज वैल्यूएशन. इसके बाद वी कवर्ड दी लेक्चर 5. दिस लेक्चर डेल्ट विद दी पोस्टिंग एंड एडजस्टिंग दी अकाउंट्स, अकाउंट्स को कैसे पोस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, इनको कैसे लेके चलते हैं और कौन सी एंट्रीज कहाँ आनी चाहिए और किस तरह आनी चाहिए, इस पे हमने बातचीत की थी. इस पे सबसे पहले हमने लेजर को डिफाइन किया था. दी लेजर, द एंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय अ कंपनी इज रेफर्ड टू कलेक्टिवली एज द लेजर. जितना अकाउंट मेंटेन होता है पर्टिकुलरली, दैट इज नोन एज लेजर. अ जनरल लेजर कंटेन्स ऑल द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स. ये तीन तरह के अकाउंट्स को डील करती है. एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इनको बाय एंड लार्ज ये डील कर रही होती है लेजर जो है. दी जनरल लेजर, अच्छा जनरल लेजर के अंदर एक इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल लायबिलिटीज होती है और एक इंडिविजुअल ओनर्स इक्विटी होती है. ये तीन तरह की चीजें होती हैं. इंडिविजुअल एसेट में क्या कुछ आता है, इक्विपमेंट आ जाते हैं, सप्लाईज आ जाती हैं, अकाउंट्स आ जाते हैं, कैश आ जाता है. जो अकाउंट्स रिसीवेबल होता है उसकी बात हो रही है. इंडिविजुअल लायबिलिटीज में क्या आ जाती हैं, इंटरेस्ट पेएबल हो जाता है, सैलरीज पेएबल हो जाती हैं, अकाउंट्स पेएबल होते हैं, नोट्स पेएबल होते हैं. ओनर्स इक्विटी में क्या आता है, सैलरीज, एक्सपेंस, सर्विसेज रेवेन्यू, डोसेट ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कैपिटल वगैरह जो है ये ओनर्स इक्विटी में आ जाती है सारी. अच्छा, अगली एक बात हमने की थी इसी लेक्चर में रिगार्डिंग दी ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या है? अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस एट अ गिवन टाइम. द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज टू प्रूव द मैथमेटिकल इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आफ्टर पोस्टिंग. पोस्टिंग होने के बाद उसकी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री को वो ऑर्गेनाइज किया उसने. अ ट्रायल बैलेंस आल्सो अनकवर्स एरर्स इन जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग. जो डिफरेंट एरर्स आते हैं जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग की, उसको भी इंडिकेट करता है ट्रायल बैलेंस. उसके बाद जेंटलमैन वी कवर दी लेक्चर 6. इसका नाम था एडजस्टिंग द अकाउंट्स. डिफरेंट अकाउंट्स को कैसे एडजस्ट करती हैं, कैसे उसको देखते हैं, ये उसके मुतल्लिक था. इसमें पहला हमने कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी कंसेप्ट क्या है उस पर हमने बात की थी. द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द assumption that the business will continue to operate indefinitely, that is that the company is a going concern. कंटिन्यूटी का कंसर्न था कि कंपनी जो है विल ऑपरेट इंडेफिनेटली, इंशाल्लाह लामतराही टाइम तक चलेगी. सो इसको कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न के तौर पे भी कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी भी कहा जाता है. देन कंटिन्यूटी इसलिए कंसेप्ट रखा, बिजनेस में अगर कंटिन्यूटी कंसेप्ट नहीं रखेंगे तो इट्स अ लो एम, उसकी विजन ही नहीं होगी, उसके अकाउंट्स नहीं मेंटेन होंगे, उसकी पैराडाइम ही नहीं होगा उसके वर्कर्स का. सो यू नीड टू एक्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी. द कंटिन्यूटी assumption states that unless there is evidence to the contrary, the accountant assumes that the business is a going concern and will continue to operate indefinitely or indefinitely चलेगा. The continuity assumption allows certain expense and revenue transactions to be allocated over several accounting periods. ये बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड्स तक चलेगा. इस कंसेप्ट के साथ इसको टेक ऑन किया जाता है. उसके बाद हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का क्या कंसेप्ट है? द पीरियोडिसिटी assumption states that although the lifetime of a business is uncertain, it is nonetheless useful to estimate the business net income in terms of accounting periods. बेशक जो लाइफ टाइम बिजनेस चल रहा है, लेकिन पीरियोडिसिटी का जो कंसेप्ट है, इट एडवोकेट्स दैट कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसकी अकाउंटिंग में उसकी नेट इनकम, नेट लॉसेस, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज फाइंड आउट किया जा सकते हैं. सो पर्टिकुलर पीरियड्स में जब पर्टिकुलर टाइम स्पैन में उसको कट डाउन कर दिया जाता है टाइम पीरियड में, तो उसकी हर चीज फाइंड आउट हो सकती है. इसको अकाउंटिंग पीरियड्स के लिहाज से हैंडल किया जाता है. देन टाइम पीरियड एजम्पशंस हैं, डिफरेंट एजम्पशन है जो टाइम पीरियड को गवर्न करती.
वो हमने पढ़ी थी। द टाइम पीरियड दैट इज आर द पीरियोडिसिटी assumption assumes that the economic life of a business can be divided into artificial time periods। वही मैं बात कर रहा था कि आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स में इसको डिवाइड कर दिया हमने। जनरली अ मंथ, क्वार्टर, अ ईयर, आमतौर पे ये मंथ होता है, क्वार्टर होता है, ईयर होता है या 6 मंथली होता है। पीरियड्स ऑफ लेस देन 1 ईयर आर कॉल्ड इंटरिम पीरियड्स। जो 1 साल से कम पीरियड्स हैं उनको इंटरिम पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। द अकाउंटिंग टाइम पीरियड्स ऑफ 1 ईयर इन लेंथ इज यूजुअली नोन एज द फिस्कल ईयर। जो एक पूरे साल का अकाउंटिंग पीरियड है उसको आमतौर पे आपने सुना होगा फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर के नाम से भी याद किया जाता है, तो कि ताकि टाइम पीरियड की पीरियोडिसिटी की assumption का ये हिस्सा है। There's another conceptual thing जो जिस पे हमने बात की थी, that was the matching principle। The practice of expense recognition is referred to as the matching principle। एक्सपेंस जो होते हैं उनकी recognition या acknowledgement को matching principle के तहत किया जाता है। इसको practice of expense recognition is referred to as the matching principle। The matching principle dictates that the efforts expenses be matched with the accomplishments revenues। जो भी expense हैं ये जो accomplishments या revenue जो generate होता है उसके साथ इनको मैच करना चाहिए कि ये क्या कितना उस पे कास्ट आई, एक्सपेंडिचर आई और उसके रेवेन्यूज क्या जनरेट हुए, उसको उस एंगल से देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज अर्न दिस मंथ, जो रेवेन्यू अर्न हुए, और ऑफसेट अगेंस्ट द एक्सपेंस इंकर्ड अर्निंग इन एक्सपेंसेस इंकर्ड इन अर्निंग द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू जनरेट हुए उसके डेफिनेटली उस रेवेन्यू जनरेट होने के लिए कुछ इंकर होंगे एक्सपेंस भी, तो इसके अगेंस्ट इसको पिच किया जाता है। देन जेंटलमैन वी कवर्ड द लेक्चर 7 and 8। दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल को डील कर रहा था ये लेक्चर। कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, कंसेप्ट उसके क्या हैं, और उस चीज को हमने डील किया था। टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट अकाउंट्स क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, परमानेंट होते हैं रियल अकाउंट्स। दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड, जो टेम्परेरी अकाउंट्स है। ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स एंड ओनर्स ड्राइंग्स, इनकम स्टेटमेंट ड्राइंग्स अकाउंट्स, ये वो होते हैं। और परमानेंट या रियल अकाउंट कौन से होते हैं? दीज अकाउंट्स आर नॉट क्लोज, ये चलते रहते हैं। या ऑल एसेट्स होते हैं जो सारे उसमें आ जाते हैं। ऑल लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं वो हैं, और ओनर्स कैपिटल है वो भी लाइव रहता है। और बैलेंस शीट अकाउंट, जो बैलेंस शीट के अकाउंट हैं वो भी साथ साथ चलते हैं, कि ये इनको रखा जाता है फॉर दी करेक्टनेस एंड फॉर दी प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ दी डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। अभी एक टर्म हमने अक्सर फिनांस पे सुनी होगी, आपने भी अक्सर उस पर बात की होगी, कंसेप्चुअली कि लिक्विडिटी क्या है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या है उस पर बात करते हैं। द लिक्विडिटी मेजर्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस व्हेन दे कम ड्यू। जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होते हैं किसी फाइनेंशियल इंटरप्राइज के, किसी बिजनेस यूनिट के, किसी इंटरप्राइज के या कॉर्पोरेशन के, तो लिक्विडिटी मेजर्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस व्हेन दे कम ड्यू, जब वो ड्यू हो जाए। डेबिट ईच रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम इट्स बैलेंस, हर रेवेन्यू अकाउंट उसके बैलेंस से डेबिट हो जाता है। एंड क्रेडिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द टोटल रेवेन्यू, एंड क्रेडिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द टोटल रेवेन्यूज। डेबिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर टोटल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। एंड क्रेडिट ईच एक्सपेंस अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस, हर जो क्रेडिट ईच एक्सपेंस अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस, उसमें से वो बैलेंस में से किया जाता है। फिर हमने कंसेप्ट ऑफ एंट्रीज कवर किया था। एंट्रीज क्या है? द एरर्स दैट अकर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी करेक्टेड एज सून एज दे आर डिस्कवर्ड बाय प्रिपेयरिंग। करेक्टिंग एंट्रीज के नाम से हमने दी थी कि अगर कोई एरर आ जाए तो उसमें करेक्टिंग एंट्रीज का कंसेप्ट आया था। अ वर्कशीट इज अ मल्टीपल कॉलम फॉर्म दैट मे बी यूज्ड इन द एडजस्टमेंट प्रोसेस एंड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिवर्सिंग एंट्री इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जब भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आता है रिवर्सिंग एंट्री की जाती है, सो दैट प्रॉपर कंटिन्यूटी ऑफ द अकाउंट्स मेंटेन्स। उसके बाद डिफरेंट रूल्स पे बात हुई थी। रूल्स ये थे, द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द ओनर्स इक्विटी। जो ओनर्स इक्विटी में चेंज आती है उसके बेस पे है। एंट्रीज रेवेन्यू earning revenue increases owner's equity. Earning revenue increases owner's equity. Therefore, revenues are recorded with credit entries. जो credit entries के साथ होती हैं वो revenues को रिकॉर्ड किया जाता है। Expenses reduces owner's equity. जो कि expense होते हैं owner's equity को reduce कर रहे होते हैं, they are recorded with the debit entries. Expense हमेशा debit में होते हैं और revenues हमेशा credit में होते हैं। ये याद रखना है as a rule.
अच्छा, उसके बाद वी केम टू द लेक्चर 9। लेक्चर 9 में हमने लेजर एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बात की थी कि लेजर क्या है, लेजर में जर्नल कैसे पोस्ट होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होते हैं, उस पर डिटेल बात हुई थी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग का हमने अकाउंटिंग के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात की थी, ये क्या चीज है। इस पे हमने गैप की बात की थी, GAAP कैपिटल में। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स and practices that are recognized as a general guide for financial reporting purpose. Generally accepted means that these principles must have substantial authoritative support. इनको substantial authoritative support होनी चाहिए। The Canadian Institute of Chartered Accountant CICA is responsible for developing accounting principles in Canada। कनाडा के लिए responsible है। तो गैप जो है वर्ल्ड ओवर ये जनरली फिनांस के रेगुलेशंस को ये गैप प्रिंसिपल जो है वो गाइड करते हैं। उसके बाद हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफरेंट चीजें कवर की। दिकेंशियल फ्रेमवर्क जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, and recognition and measurement criteria for assumption principles and the constraints. Gentlemen, then we came to the lecture 10. Lecture 10 covered the international harmonization of the financial reporting. International harmonization financial reporting में क्या थी, इस पे हमने बातचीत की थी। Harmonization concept as a concept हमने कवर किया था कि harmonization है क्या। Harmonization है is the process of increasing the level of agreement in accounting standards and practices between the countries. Frequency matching कह लें, financial frequency matching is harmonization. Basically, it is the process of increasing the level of agreement in accounting standards and practices between different countries. It is known as harmonization. Two level of harmonizations, दो level पे हमने बात की थी। Harmonization in accounting standards, which is increased agreement in accounting rules. Accounting rules में agreements बनाने की कोशिश की गई। दूसरी है harmonization in, पहली स्टैंडर्ड्स पे थी, दूसरी प्रैक्टिस फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पे थी, विच इज इंक्रीज्ड एग्रीमेंट इन एक्चुअल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। और तीसरी हार्मोनाइजेशन थी, इन स्टैंडर्ड्स मे और मे नॉट रिजल्ट इन द हार्मोनाइजेशन इन प्रैक्टिस। वो तीसरी, पहली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे थी, फिर प्रैक्टिसेस पे थी, और तीसरी थी उन डिफरेंसेस पे जो जिनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवरकम किया जा सके। देन वी केम टू दी लेक्चर 11। लेक्चर 11 था बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पे हमने बात की थी कि बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं, इसके इनकी क्या इम्प्लीकेशन है, इनकी क्या रेलेवेंस है, इस पे इन डिटेल बात हुई थी। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बात करने से पहले सबसे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की थी इस चैप्टर में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, उस पे बात हुई थी। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन स्टैंड्स के एसेट्स, जब भी एसेट्स होंगे ये लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के इक्विवेलेंट होते हैं। एसेट्स जो हैं रिसोर्स ऑफ बिजनेस ओन्स, दीज आर द रिसोर्स व्हिच अ बिजनेस ओन्स। लायबिलिटीज जो हैं फर्म्स डेट्स होते हैं जो फर्म के ने पे करने होते हैं, और ओनर्स इक्विटी है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। जब टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज निकाल दें तो ओनर्स इक्विटी रह जाती है। उसके बाद हमने बात की 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जनरली चलती हैं, जिससे फाइनेंशियल विजिबिलिटी आती है अकाउंट्स में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। पहले थी, सबसे पहले उनकी बैलेंस शीट है, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है, और फिर स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज है। ये 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल या अकाउंट्स की बेसिक पिलर्स के तौर पे काम करती हैं। देन वी कवर द लेक्चर 12। लेक्चर 12 pertain to the gentlemen बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिकल अप्रोच टू। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये लेक्चर डील करता था, जिसपे हमने डिटेल इन लेंथ इस पे बात की थी। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थी, उस पर हमने बात की थी। इस पे बात हुई, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स टू टाइम इन वन वे और द अदर, यानी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंसेप्चुअल बात की थी कि टाइम रिलेटेड होती है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट इसको कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ द एंटरप्राइज एट अ पॉइंट इन टाइम, दैट इज एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, टाइम पीरियड जरूर लिखा जाता है, जो हमने शुरू में बात की थी। इनकम स्टेटमेंट की बात हुई थी। इनकम स्टेटमेंट क्या है, इट कवर्स एक्टिविटी दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्टिविटी हुई थी उसकी इनकम कितनी जनरेट हुई, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ क्वार्टर, उस रेफरेंस से ये बात होती है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे बात की थी।
A statement of cash flow covers activity that took place over a period of time, that is for a month or a year or so. उसके बाद इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी, दैट कवर्स अ पीरियड ऑफ टाइम लेस देन 1 ईयर। जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस देन 1 ईयर के लिए बनाई जाती है तो उसको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, दैट इज अ मंथ, क्वार्टर और सेमी एनुअल, जो भी हो, लेस देन अ ईयर जब भी बनेगी तो दिस इज नोन एज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज पे हमने बात की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज जो है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो का क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, या फिर फिनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। किसी एक बेस पे वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो बनती है। अभी कंसेप्ट अंडरलाइंग दी मर्चेंटाइजिंग अकाउंटिंग पे हमने बात की। मर्चेंटाइजिंग कंपनी क्या होती है, इस पे हमने बात की कि एक्चुअली कंसेप्चुअली, एकेडमिकली, फाइनेंशियली जब कंसेप्ट में बात करते हैं कि मर्चेंटाइजिंग कंपनी क्या है। A merchandising company earns income by buying and selling goods which are called merchandise inventory. Merchandise inventory पे बिलीव करती है। The buying and selling of goods adds to the complexity of the accounting process. वो साथ साथ बाय हो रहे हैं, साथ साथ सेल आउट हो रहे हैं, तो थोड़ी अकाउंट्स में थोड़ी स्टेबिलिटी कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ जाती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, ये ऑपरेटिंग साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, विच इज द साइकिल ऑफ बाइंग एंड होल्डिंग मर्चेंडाइज अंटिल इट इज सोल्ड एंड देन कलेक्टिंग पेमेंट फॉर द सेल, जब तक ये पेमेंट की जाती है सेल के लिए। इट इंक्लूड्स कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस एंड आल्सो इट इंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट इनकम, लॉस के तौर पे भी ये लेती है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात हो रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करती हैं कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस एंड देन इंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट इनकम, नेट इनकम या लॉस, दोनों केसेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कवर करती हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में इनकी प्लेसमेंट जो होती है, इट इज दी नॉन कैश करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स जो हैं वो साथ इसमें लिए जाते हैं। दूसरी जो चीज थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हमने बात की थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं वो दिस इंक्लूड्स द परचेजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्टिव लॉन्ग लिव्ड एसेट्स यूजिंग कैश एंड लैंडिंग मनी एंड कलेक्टिंग द लोन्स। मनी अमाउंट या करेंसी, पैसे लगाना और लेना। बैलेंस शीट में ये किस तरह होती है, इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है उसको डील कर रही होती है ये। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पहली चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होती है obtaining cash from the issuing debit and repaying the amounts borrowed and obtaining cash from the owners, shareholders and paying them drawing dividends। जो फाइनेंस की जितनी एक्टिविटीज हैं इसमें ये चीजें इंक्लूड होती हैं और ये इन केस ऑफ बैलेंस शीट ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड इक्विटी आइटम्स के तौर पे उसको देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्विटी आइटम्स कौन से हैं, उसके लिहाज से इनको एक्नॉलेज किया जाता है। फिर हमने वी कवर्ड द लेक्चर 13। दिस लेक्चर डेल्ट विद द अकाउंटिंग साइकिल, कंटिन्यूड प्रिपेयरिंग वर्कशीट्स पे बात हुई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इसमें हमने बातचीत की थी। लेक्चर 13 में गैप के मुतालिक कि गैप क्या है। गैप इज अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग इज यूज्ड। एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग पे बात की हमने कि रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड। एक्यूरल बेसिस कहते हैं रेवेन्यू, इसके दो प्रिंसिपल्स हैं एक्यूरल अकाउंटिंग के, कि रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर टू बी मैच्ड अगेंस्ट द जनरेटेड रेवेन्यू। जब भी रेवेन्यू अर्न होगा, रिकग्नाइज होगा और एक्सपेंस जो है आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर टू मैच दी अगेंस्ट दी जनरेटेड रेवेन्यू, ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने अकाउंटिंग साइकिल की बात की थी। अकाउंटिंग साइकिल में जो पहली चीज थी, इट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहली चीज जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है जो भी, उसके बाद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम दिया था हम दूसरे डॉक्यूमेंट, जो दूसरा स्टेप आता है उसमें जर्नल कहते हैं, जो उसको पोस्ट किया जाता है। उसके बाद लेजर की बात हुई थी। लेजर वाज दी बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये बुक ऑफ फाइनल एंट्री है। और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट आएगा, ट्रायल बैलेंस क्या है, और उसके बाद हमने एंड पे वर्कशीट आई। सो द अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट्स ऑन initially business transaction, then journal, then ledger, then trial balance and then worksheet। ये प्रॉपर इस पूरे साइकिल को एड्रेस करता है। वर्कशीट के बाद आपने देखा कि आगे ट्रायल बैलेंस आ गया, एडजस्टमेंट आ गई, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया, इनकम स्टेटमेंट जनरेट हो गई, फिर बैलेंस शीट जनरेट हुई वर्कशीट में से।
अच्छा, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में से इनकम स्टेटमेंट निकली फाइनली, और इनकम स्टेटमेंट में से फाइनली स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी आ गई। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, और एंड पे बैलेंस शीट आ गई। ये हमने कंसेप्ट इन डिटेल इस लेक्चर में कवर किया था, दैट वाज लेक्चर 13। उसके बाद वी कवर्ड लेक्चर 14 एंड लेक्चर 15। लेक्चर 14 और 15 जो है एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन द वर्कशीट, इस मौजूद पे बात हुई, थोड़ी केस स्टडीज पे बात हुई कि एडजस्टिंग एंट्री वर्कशीट में कैसे करनी है, कैसे पोस्टिंग करनी है, उस पर हमने डिटेल में बात की थी। तो इस लेक्चर में हमने फिर आगे इन 2 लेक्चरों में फिस्कल पीरियड पे बात की, पीरियड ऑफ टाइम कवरिंग अ कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल थ्रू अ क्लोजिंग एंट्रीज, अ डे, अ वीक, अ मंथ, वेन एवर यू वांट। मंथली इज अ नॉर्मल फॉर कंपैरिजन पर्पस। फिस्कल ईयर आया कंप्लीट साइकिल ऑफ, जब फिस्कल ईयर की हमने बात की तो कंसेप्चुअली इट वाज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 12 मंथ्स एंड नीड नॉट कोइंसाइड विद द कैलेंडर ईयर। ये भी कंसेप्चुअली थी, फिस्कल ईयर का जरूरी नहीं है कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू दिसंबर होता है उसके साथ ये कोइंसाइड भी करे। उसके बाद दी 10 कॉलम वर्कशीट की बात हुई, वर्किंग पेपर बना इसका। इट्स सिंपली अ टूल यूज फॉर अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड द नेसेसरी अपडेट्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट्स अ सेंट्रल प्लेस फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन फॉर एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स को एक जगह पे, एक पॉइंट पे लाने का ये नाम है। 10 कॉलम वर्कशीट रिकॉर्डिंग डॉलर अमाउंट्स, देन सेकंड 2 कॉलम फॉर ईच हेडिंग, दैट इज डेबिट, क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे बात हुई, इनकम स्टेटमेंट पे बात हुई, और बैलेंस शीट पे बात हुई कि एंड पे ये किस तरह होती। देन जेंटलमैन वी कवर्ड द लेक्चर 16 एंड 17 that dealt with the accounting for the merchandising activity। merchandising activities के लिए अकाउंट्स क्या आते हैं उस पर बात हुई। अच्छा, कंसेप्ट अंडरलाइंग मर्चेंडाइजिंग अकाउंटिंग की जब हमने बात की तो कंसेप्चुअली में क्लियर होने की जरूरत है कि मर्चेंडाइजिंग अकाउंटिंग है क्या। तो 2 बेसिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री, वो बात हुई, एक परपेचुअल इन्वेंट्री था, दूसरी पीरियडिक इन्वेंट्री था। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड्स आर केप्ट of the quantity and usually the cost of individual items as they are bought and sold. At all times the balance of the merchandise inventory account equals the cost of goods on hand। तो बैलेंस जो है कास्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड के इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरा सिस्टम जो था दैट वाज द पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द इन्वेंटरी नॉट येट सोल्ड इज काउंटेड पीरियडिकली। जो इन्वेंटरी सेल आउट नहीं हुई उसको काउंट किया जाता है। द फिजिकल काउंट इज कॉल्ड फिजिकल इन्वेंटरी which is usually taken at the end of the accounting period, जो accounting period के आखिर में लिया जाता है। The figure for inventory is accurate only in the balance sheet data। balance sheet data में वो accurate होती है। merchandising company के concept पे बात हुई। अच्छा, उसमें a merchandising company is an enterprise that buys and sells goods to earn a profit। जो चीजें खरीदती और बेचती है to earn a profit। wholesalers sell the retailers, होलसेलर जो रिटेलर्स को सेल आउट करते हैं, रिटेलर सेल टू कंज्यूमर्स, और रिटेलर्स आगे फिर कंज्यूमर्स को सेल आउट करते हैं। अब मर्चेंडाइजर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स, सेल होता है, वेयर एज अ सर्विस कंपनीज प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सर्विस रेवेन्यू, उनका वो सर्विस रेवेन्यू होता है जिसको लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कंसेप्ट है इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस that sells merchandise but not in the income statement of a business which sells only services। ये सिर्फ सर्विसेज को डील करता है। Cost of a good sold represents the original cost to the seller of the merchandise it sells। वो merchandise को सेल आउट करता है, ये उसके ओरिजिनल कास्ट से रिलेट करता है। फिर उसके बाद हमने जनरल लेजर के कंसेप्ट की बात की थी। जनरल लेजर अकाउंट शो द टोटल अमाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंस की विजिबिलिटी देता है। दीज टोटल अमाउंट्स आर यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यूज होते हैं। टू एलेबरेट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टोटल्स वी यूज सब्सिडरी लेजर्स। हम इनको सब्सिडरी लेजर्स को भी यूज करते हैं। फ्रेट चार्जेस वीजा विज डिलीवरी एक्सपेंस क्या है, फ्रेट चार्जेस क्या है और डिलीवरी एक्सपेंस क्या है, उस पर बात करेंगे। डिलीवरी एक्सपेंस इज अ सेलिंग एक्सपेंस मैच्ड विद द ऑफसेट अगेंस्ट द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड। जो करंट पीरियड का सेल्स और रेवेन्यू उसको डील करता है। फ्रेट चार्जेस ऑन द इनबाउंड शिपमेंट्स आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द इन्वेंटरी। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी को एक्वायर करने के लिए होती है वो है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन इनबाउंड शिपमेंट्स शुड बी एडेड to the cost of purchased merchandise, or in other words in the cost of goods sold during that particular period, उसको ये relate करते हैं।
देन वी कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की बात हुई थी. दिस आल्सो कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट रेट. इज ग्रॉस प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स रेवेन्यू. जो नेट सेल्स रेवेन्यू की परसेंटेज है ये उसको प्रेजेंट करता है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स कैन बी कंप्यूटेड फॉर द बिजनेस एज ए होल, फॉर स्पेसिफिक सेल डिपार्टमेंट्स एंड फॉर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. ये एक विजिबिलिटी देते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट की, डिपार्टमेंट की या एंटरप्राइज की एज ए होल. फिर उसके बाद फाइनेंसिंग पीरियड के कंसेप्ट पे हमने बात की थी. द फाइनेंसिंग पीरियड आर द कैश गैप इज द अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम द परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंटिल इट इज सोल्ड एंड पेमेंट इज कलेक्टेड. ये वो टाइम है जब इन्वेंट्री आपने खरीद के वेयर हाउस में रखी टिल द टाइम इट इज सोल्ड आउट, लेस द अमाउंट ऑफ टाइम क्रेडिटर्स गिव द कंपनी टू पे फॉर द इन्वेंट्री, लेस द टाइम, वो जो टाइम थोड़ा ग्रेस पीरियड देता है फॉर द पेमेंट. देन जेंटलमैन वी केम टू द लेक्चर 18. लेक्चर 18 डेल्ट विद द इन्वेंट्री कॉस्टिंग. इन्वेंट्री कॉस्टिंग पे इस पे बात हुई थी. अच्छा, कंसेप्ट अंडरलाइंग इन्वेंट्री अकाउंटिंग या कॉस्टिंग क्या है उस पे बात हुई थी हमने, जो उसके सेलिएंट्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव 3 काइंड्स ऑफ इन्वेंट्री हमने पढ़ा था उसमें. वन वाज द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल में गुड्स यूज्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट्स वो आ जाती हैं. वर्क इन प्रोसेस आता है पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स का, और फिनिश्ड गुड्स रेडी फॉर सेल, ये 3 तरह की आ जाती है. फॉर अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल गुड्स ओन्ड एंड हेल्ड फॉर सेल इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस. जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में वो है मर्चेंडाइजिंग कंपनी के हेडिंग में आती हैं. इन्वेंट्री बेसिक्स पे बात हुई थी. बेसिक्स में हमने कवर किया था इन दी बैलेंस शीट दी मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन्वेंट्री इज फ्रीक्वेंटली द मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट एसेट. इन्वेंट्री सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है. इन द इनकम स्टेटमेंट इन्वेंट्री इज वाइटल इन डिटरमिनिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए सर्टेन किया जाता है. ग्रॉस प्रॉफिट जो है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इज क्लोजली वॉच्ड बाय मैनेजमेंट, ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज. ये इन सबसे क्लोजली वॉच आउट किया जाता है इसको. टर्म्स ऑफ सेल, एफओबी शिपिंग पॉइंट सेलर का है, और एफओबी डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो भी सेलर का आता है. आप इसको गौर से देखिए कि इनिशियली ओनरशिप पासेस टू बायर हेयर, बायर जो है उधर से ले लेता है और फिर पब्लिक कैरियर पे आगे चला जाता है. दूसरे केस में ओनरशिप पासेस टू बायर हेयर, वो पब्लिक कैरियर पे उठा के आगे चला देता है. ये दोनों केसेस में एफओबी शिपिंग पॉइंट है और एफओबी डेस्टिनेशन पॉइंट है. ये टर्म्स ऑफ सेल्स लिए जाते हैं. फ्रेट ऑन बोर्डिंग क्या होता है. देन दी अकाउंटिंग फॉर दी इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री की अकाउंटिंग क्या थी इस पे हमने बात की थी लेक्चर 19 में. अभी इन्वेंट्री सिस्टम पीरियडिक की डिफरेंट कंसेप्ट हैं जो हमने इसमें कवर किया था. इसमें इन्वेंट्री सिस्टम पीरियडिक में पहले वी कंप्यूट द इन्वेंट्री बैलेंस एंड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. हर अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में इन्वेंट्री बैलेंस कंप्यूट किया गया. उसके बाद कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अकाउंटिंग पीरियड्स एंड हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे अमाउंट दी कंप्यूट दी गुड्स ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो की गई. इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो परपेचुअल था इस केस में. अभी परपेचुअल के केस में क्या हुआ, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट ईच सेल. हर सेल के वक्त परपेचुअल में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड है उसको निकाला. और कंप्यूट न्यू इन्वेंट्री बैलेंस एट द एंड. वी वर कवरिंग दी देन वी कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस पे बात की थी हमने. इन अजम्पशन में पहला था फीफो कंसेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अर्लीस्ट गुड्स अज्यूम टू बी फर्स्ट यूनिट सोल्ड. इन्वेंट्री मेड अप ऑफ द लेटेस्ट गुड्स एक्वायर्ड. जो भी लेटेस्ट गुड्स एक्वायर्ड थी उस पे वो करती थी. उसके बाद वी कवर द लीफो कंसेप्ट, दैट वाज लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट में न्यूएस्ट गुड्स अज्यूम टू बी फर्स्ट यूनिट सोल्ड एंड इन्वेंट्री मेड अप ऑफ द अर्लीस्ट गुड्स एक्वायर्ड. जो भी इन्वेंट्री को हमने टेक ऑन किया जो अर्लीस्ट सबसे पहले गुड्स एक्वायर की हुई थी उनके. उसके बाद वी रेड द कंसेप्ट ऑफ द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट में सिंपली कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट. जो वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट थी वो लिया हमने, इंकर्ड थी. और इन्वेंट्री इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड. जो भी इन्वेंट्री को हमने टेक ऑन किया इट वाज द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट जो इंकर्ड थी, उसके बेसिस पे एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट लिया गया. उसके बाद जेंटलमैन वी कवर्ड दी लेक्चर 20 एंड 21. दिस लेक्चर डेल्ट विद द इंटरनल कंट्रोल्स एंड कैश. इंटरनल कंट्रोल कैश कंट्रोल्स पे ये उसके कंसेप्ट्स को डील करता था. हमने बात की, सबसे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल है क्या चीज.
Internal control consists of the policies and procedures adopted within a business in order to safeguard its assets. अपनी बिजनेस के इनबिल्ट ये प्रोसीजर्स हैं जो अपने एसेट्स को सेफगार्ड करते हैं. सेकेंडली, मेंटेन द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की सेफ्टी, रिलायबिलिटी दोनों को मेंटेन करता है, एक्यूरेसी भी. देन वी कवर्ड द एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के कौन कौन से एलिमेंट थे. उसके जो मेन एलिमेंट्स थे, वन वाज द कंट्रोल एनवायरनमेंट, देन वाज द अकाउंटिंग सिस्टम, देन वाज द कंट्रोल प्रोसीजर्स. इनको हमने डील किया. कंट्रोल एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम और कंट्रोल प्रोसीजर्स पे बात हुई. उसके बाद देयर वर फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जिस पे डिटेल में बात की हमने. उन प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल ऑथराइजेशन था कि ऑथराइज करें कि कौन कौन हैंडल करेगा प्रॉपर फिनांस को. इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट, स्पेशली डेडिकेटेड पीपल. उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे बात की थी हमने. देन वी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स पे बात हुई थी इन डिटेल, उनकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है. फिर सेफगार्डिंग एसेट्स एंड रिकॉर्ड को सेफगार्ड कैसे करना है. ये पांचों प्रिंसिपल्स पे हमने डिटेल में इंटरनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स पे बात की थी. और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन पे भी बात हुई थी कि थर्ड पार्टी आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई दीज कंट्रोल्स. फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉट कैश पे बात हुई थी. कैश इज वन ऑफ द वेरी वोलेटाइल एंड वेरी वाइब्रेंट थिंग जो कि विच लीड्स टू द करप्शन एंड मैल प्रैक्टिसेस. एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश पे बात हुई. एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश इंक्लूड्स मच मोर देन द प्रिवेलिंग लॉसेस फ्रॉम द फ्रॉड एंड थेफ्ट. उससे आगे है. इट आल्सो इंक्लूड पॉलिसीज दैट विल प्रोवाइड एक्यूरेट अकाउंटिंग फॉर ऑल कैश रिसिप्ट्स, cash payments and cash balances. It also maintain a sufficient amount of cash to make all payments promptly as required and prevent unnecessarily large amounts of cash from being held idle in bank checking accounts that produce little or no revenue. तो ये वो reasons हैं कि इसकी management of cash किस तरह की गई. उसके बाद we covered the lecture 22 which dealt with the financial statement analysis. Financial statement analysis को ये deal करता था. इसमें basics of financial statement analysis में क्या थी कि it was basics of financial statement analysis included. It was analyzing the financial statement involves evaluating three characteristics of a company. जो कंपनी के तीन characteristics को एड्रेस करती थी. Its liquidity, कि इसकी liquidity क्या है. Its profitability, कि कंपनी की profitability क्या है. और कंपनी की solvency क्या है. इन तीन इश्यूज को ये डील करती थी. कंपैरेटिव एनालिसिस पे भी बात की थी. कंपैरेटिव एनालिसिस में तीन इश्यूज पे बात हुई. थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस लिए गए थे. वन वाज द इंट्रा कंपनी बेसिस पे एनालिसिस क्या होता है. देन वाज द इंटर कंपनी बेसिस पे एनालिसिस क्या होता है. और थर्ड एनालिसिस वाज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेजेस पे जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो किस तरह मर्ज होता है, क्या उसके बेसिक्स हैं और क्या उसकी रेलेवेंस है टू द इंटरप्राइज और द बिजनेस यूनिट. उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस के तीन टूल्स थे. देयर वर थ्री टूल्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस. वन वाज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पे बात हुई. उसके बाद वर्टिकल एनालिसिस पे बात हुई एंड देन द रेशियो एनालिसिस पे बात हुई कि इनके जो तीन टूल हैं उनका हमने डिटेल में पढ़ा कि उनकी क्या इम्प्लीकेशन है और एंड हाउ दे आर असर्टेड. आफ्टर दैट जनरल में कवर्ड लेक्चर 23 एंड 24. उस पर हमने डिटेल में बात की थी. लॉन्ग टर्म एसेट्स और डेप्रिसिएशन पे बात हुई थी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हैं और डेप्रिसिएशन क्या है. इस पे हमने बात की थी. सबसे पहले हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में कंसेप्ट अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात की थी. उसमें लॉन्ग टर्म एसेट को डिफाइन किया गया कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में इंक्लूड क्या क्या है. दे हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर. पहली बात तो लॉन्ग टर्म एसेट वो होती हैं जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है. They are used in the operation of a business. They are not intended for resale to customers. ये resale के लिए नहीं होते. Under accrual accounting, the cost of these assets, with the exception of land and some intangible asset, is allocated to the periods they benefit. जितने पीरियड के लिए बेनिफिट होता है उस लिहाज से इनकी allocation की जाती है. Then valuation and disclosure of long-term assets पे बात हुई. Long-term assets are generally reported and valued एट कैरिंग वैल्यू. जो कैरिंग वैल्यू के लिहाज से होते हैं उसको इनको रिपोर्ट किया जाता है. कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू इज द अनएक्सपायर्ड पार्ट ऑफ एन एसेट्स कास्ट. जो एक्सपायर्ड होती है कास्ट ऑफ दैट एसेट उसको ये डील करती है. फिर उसके बाद एसेट एम्पेयरमेंट पे बात हुई कि इट अकर्स व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट एक्सीड्स इट्स फेयर वैल्यू. जब एसेट एम्पेयरमेंट की डेफिनेशन कंसेप्चुअली जो हमने शेयर की वो ये थी. इट अकर्स व्हेन द
कैरिंग वैल्यू ऑफ ए लॉन्ग टर्म एसेट एक्सीड्स इट्स फेयर वैल्यू, जब उसकी फेयर वैल्यू को वो एक्सीड कर दे। व्हेन एन एसेट लूजेस सम और ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियल टू जनरेट रेवेन्यू बिफोर द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ से पहले वो रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल ना रहे। अच्छा, उसके बाद जो एक और बात की, रिकग्निशन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ कास्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, कास्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स पे बात हुई थी। एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट और एन ऑब्लिगेशन टू मेक फ्यूचर पेमेंट फॉर एन एसेट और ए सर्विस। एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के तौर पे रिकग्नाइज होते हैं। अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर द परचेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लॉन्ग टर्म एसेट, जो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए परचेज के लिए यूज होता है उसको कैपिटल एसेट के तौर पे एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकग्नाइज किया जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन दी एसेट अकाउंट्स। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की हम बात करते हैं वो एसेट अकाउंट्स में उनको डाला जाता है, उस हेडिंग के तौर पे डाल लिया जाता है। फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर दी ऑर्डिनरी रिपेयर्स, ये रूटीन के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के नाम से जाना जाता है। एंड मेंटेनेंस नीडेड टू कीप द लॉन्ग टर्म एसेट इन गुड ऑपरेटिंग कंडीशन, लॉन्ग टर्म एसेट की अच्छी हालत में रखने के लिए ये इंकर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस अकाउंट्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स पे बात की थी। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट होता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्वायर्ड फॉर यूज इन द ऑपरेशंस, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है। फिर उसके बाद नेचुरल एसेट्स भी लॉन्ग टर्म एसेट्स में आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स विद द वैल्यू दैट डिक्रीज थ्रू द यूज और सेल, जो यूज है या सेल की वजह से वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की बात की थी कि डेप्रिसिएशन क्या है कंसेप्चुअली। डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू द पीरियड्स द एसेट्स बेनिफिट्स। बेसिकली इट इज द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, पूरे एलोकेशन है उस कास्ट की जो टू द पीरियड्स ऑफ दैट एसेट बेनिफिट्स। इट्स नॉट अ वैल्यूएशन प्रोसेस, ये वैल्यूएशन प्रोसेस नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है, ये डिफरेंट है उससे। डेप्रिसिएशन के फिर डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड जो था स्ट्रेट लाइन मेथड था, इसमें एलोकेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड के लिए इक्वल अमाउंट एलोकेट कर दी गई। देन वाज द प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसमें डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट के लिहाज से उसको ले लिया गया कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट क्या होगा प्रोडक्शन यूनिट के लिहाज से। इसके बाद जेंटलमैन वी केम टू द लेक्चर 25 विच कवर द कैपिटल एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। कैपिटल एसेट्स को हैंडल किया गया विद रिगार्ड टू उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पे बातचीत हुई थी। कैपिटल एसेट्स की बात हो रही थी। कैपिटल एसेट्स क्या हैं हमने उस लेक्चर में डिफाइन किए। कैपिटल एसेट्स आर लॉन्ग लिव्ड एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल टू कस्टमर्स। ये बिजनेस में यूज होते हैं और कस्टमर को सेल आउट नहीं होते। कैपिटल एसेट्स आर सब डिवाइडेड इन टू क्लासेस, ये दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। वन इज टेंजिबल एसेट्स, इनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, टेंजिबल एसेट्स के तौर पे जाने जाते हैं। सेकंड इज द इनटेंजिबल एसेट्स, दे आर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इसमें पेटेंट्स आ जाते हैं, ब्रांड नेम आ जाता है, गुडविल आ जाती है। उसके बाद हमने टेंजिबल एसेट्स पे तफसीलन बात की। टेंजिबल एसेट्स में दे इंक्लूड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। टेंजिबल एसेट्स में कवर करते हैं कि जी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की बात हुई। उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्सेज भी टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में सच एज मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं टेंजिबल एसेट्स में हैं। और उसके बाद ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, टिम्बर है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट्स और वो उसका हिस्सा है कैपिटल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के तौर पे उनको देखा जाता है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हैं ये डिफरेंट तरीकों से क्लासीफाई डिफरेंट चीजों में हो जाते हैं। लैंड है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाती है जो टेंजिबल एसेट्स का हिस्सा है। फिर लैंड इंप्रूवमेंट जो आती हैं वो भी लैंड का हिस्से में आ जाती है। फिर उसके बाद बिल्डिंग्स हैं जो जिन बिल्डिंग में एंटरप्राइज सैलरी होती है, वो फंक्शनैलिटी होती है उस बिजनेस यूनिट की। उसके बाद वो इक्विपमेंट है जो इसमें यूज होता है, वो भी इस तरीके से हैंडल होता है। डेप्रिसिएशन, इमोर्टाइजेशन मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं, वो जो जनरली इन प्लेस होते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, इमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा था। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिकग्निशन डेप्रिसिएशन आर स्ट्रेट लाइन मेथड, देन द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये डेप्रिसिएशन के लिए यूज होते थे। ईच मेथड इज एक्सेप्टेबल अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी गैप के अंदर कोई भी मेथड एक्सेप्टेबल है। मैनेजमेंट सेलेक्ट्स द मेथड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर देयर कंपनी, जो उनकी कंपनी को सूट करता है उसको देखती है।
Once a method is chosen, it should be applied consistently. जब कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड आप चुन लेते हैं तो कंसिस्टेंट रखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर ना आए। मैंने उसके बाद वी कवर्ड लेक्चर 26। लेक्चर 26 वाज रिलेटेड टू द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस एंड इनकम डिस्क्लोजर्स। इसको डील करता था, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस एंड इनकम डिस्क्लोजर्स को ये लेक्चर डील किया इसने। इसमें सबसे पहले हमने रिटेन्ड अर्निंग्स पे बात की कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स वाज द क्यूमुलेटिव और नेट इनकम ऑफ पास्ट ईयर्स माइनस नेट लॉसेस एंड डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग दोज ईयर्स। बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग को कंसेप्चुअली देखा गया, इट वाज क्यूमुलेटेड नेट इनकम ऑफ पास्ट ईयर्स माइनस नेट लॉसेस एंड डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग दोज ईयर्स। प्राइमरी फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेन्ड इनकम अर्निंग्स पे जो प्राइमरी फैक्टर थे, पहला फैक्टर इस पे नेट इनकम और लॉस था, देन रिस्ट्रिक्शन और रिटेन्ड अर्निंग्स पे था, देन प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट था एंड देन दी डिविडेंड्स था। ये डिफरेंट टाइप्स थे जो कि प्राइमरी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे रिटेन्ड अर्निंग्स को। उसके बाद मैंने जो पहले फैक्टर पे बात की, दैट वाज दी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। कंसेप्चुअली प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या चीज आती है? इट इज an error in preparing financial statement in one accounting period not discovered until a later period, जो कि आखिरी पीरियड तक डिस्कवर नहीं होता। It treat correction of error if material as adjustment of beginning retained earnings. Adjusted affected balance sheet account and adjusted affected being retained earnings के तौर पे इन दोनों को ये हैंडल करता है। उसके बाद अगला डिविडेंड्स की बात हुई थी। डिविडेंड्स क्या हैं कंसेप्चुअली? डिविडेंड्स आर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कैश, स्टॉक और अदर कॉर्पोरेट एसेट्स टू स्टॉक होल्डर, जो स्टॉक होल्डर को आप तकसीम करते हैं। डिक्लेरेशन डिक्रीजेस रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑब्वियसली जब इनको डिविडेंड्स को हम डिक्लेयर करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग जो है डिक्रीज होती है इससे। एंड व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्स फॉर्मल एक्शन डिक्लेरेशन डिविडेंड्स इमीडिएटली बिकम्स लायबिलिटी। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव कर देता है साथ ही डिविडेंड्स इमीडिएटली बिकम्स वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिक्लेयर करने के बाद ये पॉइंट आपको लीगली याद रखना चाहिए कंसेप्चुअली। देन जेंटलमैन वी कवर्ड द लेक्चर 27 दैट कवर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हैं उस पर हमने बातचीत की थी। हम लेक्चर 27 में वी कवर द कंसेप्ट अंडरलाइंग द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का क्या कंसेप्ट है उस पर बात करते हैं। These are the debts and obligations that a company expects to satisfy in more than 1 year or beyond its normal operating cycle, which is longer. जो चीज भी longer है 1 year या beyond operating cycle पे हुआ। Generally accepted accounting principle GAAP require that long-term liabilities be recognized and recorded when obligations occurs, even though the obligation may not be due to many years. अगर many years के लिए भी वो ड्यू ना हो फिर भी ये रिकॉर्ड होने चाहिए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को एक्नॉलेज करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए और डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट कौन कौन से आते हैं? पहली बात है उसमें बॉन्ड पेएबल है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देन अ नोट, यूजुअली इन्वॉल्व्स डेबिट टू मेनी क्रेडिटर्स। क्योंकि बॉन्ड तो हर एक उसके पास चला गया जिसने वो परचेज कर लिया, इसके क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा हैं। सेकंड इसकी टाइप है नोट पेएबल। इट इज अ प्रोमिसरी नोट दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर क्रेडिटर्स। किसी एक सिंगल एजेंसी से, बैंक से या लीजिंग वाले से किसी आप लोन लेते हैं और आप पेएबल नोट कर देते हैं, नोट पेएबल कर देते हैं, वो है। उसके बाद मॉर्टगेज है। मॉर्टगेज इज लॉन्ग टर्म डेबिट सिक्योर्ड बाय रियल प्रॉपर्टी यूजुअली पेड इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ईच पेमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डेबिट एंड रिडक्शन इन द डेबिट। और साथ साथ वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है मॉर्टगेज के केस में साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होती जाती है और साथ साथ आप इंटरेस्ट भी पे करते जाते हैं। दूसरे अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस में लॉन्ग टर्म लीज आ जाती है। व्हेन अ लीज हैज अ टर्म दैट corresponds closely to the life of the asset and thus is more like a purchase of an asset than a shorter term lease, it is called a capital lease. इसको capital lease का नाम दिया गया है। पेंशन लाइबिलिटीज आ जाती हैं। They arise from the contracts that require a company to make a payment to its employees have they retire. पेंशन लाइबिलिटीज वो हैं ऑब्वियसली तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज थे, कंपनी ने एग्रीमेंट किया इतनी सर्विस करेंगे कि आपको हम पर्क्स, पेंशन, पेमेंट्स, ये बेनिफिट्स देंगे, तो भी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस में आ जाती हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की। Other post-retirement benefits arise from the contracts that require a companies to provide medical and other benefits to its employees after they retire. जो after retirement benefits दिए जाते हैं वो भी long term obligation में आ जाती हैं।
डेफर्ड इनकम टैक्सेस जो पुराने ड्यू हों चलते आ रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस का हिस्सा होते हैं. डेफर्ड इनकम टैक्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अ डिफरेंट accounting method to calculate income taxes on the income statement and income tax liability on the income tax return. This is considered a liability because these taxes will eventually have to be paid. ये पे करने पड़ते हैं इसलिए लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन का हिस्सा है ये. फिर हमने लेक्चर 28 पढ़ा जिसका नाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का ही ये डील करता था, ये मेन लेक्चर. इसमें हमने कंसेप्ट अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देखी. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो हैं डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन एंड दैट आर company expects to satisfy more than 1 year or beyond its normal operating cycle, whichever is longer. Or GAAP ने generally accepted accounting principle require that long-term liabilities be recognized and recorded when an obligation occurs, even though the obligation may not due for many years. ये उसके कर. फिर एक the nature of bond की हमने बात की थी कि bond की nature क्या है. A bond is a security usually long-term representing a money that a corporation borrows from the investing public से लिया जाता है. A bond entails a promise to repay the amount borrowed called the principal on the specified date and pay interest at a specified rate to specified times, usually semi-annually. Accounting for bond issues, ये bond issues पे बात हुई. उसके बाद bonds may be issued at face value के लिहाज से भी bond issue हो सकता है. And bond can be issued at below face value, discount rate पे भी हो सकता है. And the bond can be issued at the above face value, जिसको प्रीमियम के साथ कहते हैं, उस पे भी इशू हो सकता है. उसके बाद gentlemen, then we covered the lecture 29. Lecture 29 dealt with the cash flow statements. Preparing cash flow statement पे हमने देखा the cash flow statement is prepared differently from the 3 other basic financial statements. उस पे बात हुई थी. It is not prepared from the adjusted trial balance. ये trial balance से नहीं prepare की जाती. The cash flow statement deals with the cash receipts and payments, so the accrual concept is not used in the preparation of this statement. The information to prepare this statement usually comes from 3 sources. 3 different sources से आती है. Comparative balance sheet से आती है, current income statement से आती है और additional information से ये cash flow statement बनती है. इस concept पे हमने बात की थी. अभी आप देखें 3 मेजर स्टेप्स टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बात हुई थी. पहले स्टेप में हमने वो डिटरमिन द नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश में नेट इंक्रीज या डिक्रीज हुई, उस केस में हुई, इस इनपुट से आई. दूसरे स्टेप में डिटरमिन नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट कैश आया या यूज हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. तीसरा इनपुट इसका आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, डिटरमिन नेट कैश provided used by investing and financing activities. जो ऑपरेटिंग से आया एक और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से जो आया वो भी, इसके 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं जो इस पे हमने बातचीत की थी. उसके बाद स्टेप 1 वाज डिटरमिन नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश. द डिफरेंस बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ कैश बैलेंसेस कैन बी इजीली कंपेयर्ड फ्रॉम द कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उससे हो सकता है. ये पहला स्टेप था, डिटरमिन द नेट इनकम डिक्रीज इन कैश, उस केस में. स्टेप 2 वाज determining the cash provided used by the operating activities. इस केस में net income must be converted from an accrual basis to cash basis in the operating activities section. Conversion may be done by 2 methods. ये conversion 2 तरीकों से हो सकती है. One is the indirect method that used extensively in practice, जो कि ज़्यादा indirect method के through use किया जाता है. And the second was the direct method. Direct method से भी आप उसको convert कर सकते हैं. उसके बाद जेंटलमैन वी कवर लेक्चर 30. लेक्चर 30 डेल्ट विद द अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट. ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को डील कर रहा था लेक्चर 30, उस पर बातचीत की थी हमने. लेक्चर 30 में हमने पहले कंसेप्ट्स एंड मैनेजमेंट इश्यूज पढ़े रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, उस पर बात हुई थी. उसमें अ कंपनी इन्वेस्ट इन द स्टॉक और डेबिट सिक्योरिटीज फॉर अदर फर्म्स इन 1 or more of the following reasons. इस वजह से कंपनी उनमें इन्वेस्ट करती है. पहली रीजन थी अ कंपनी मे टेम्परेरीली हैव एक्सेस फंड्स ऑन विच इट कैन अर्न एंड रिटर्न, एक रिटर्न उसको आ जाए फॉर दी बेनिफिट्स. दूसरी उसकी रीजन थी इन्वेस्टमेंट मे बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस एज इन द केस ऑफ बैंक, जैसे बैंक का है पार्ट ऑफ बिजनेस हो जाती है. तीसरा कंपनी मे इन्वेस्ट इन अदर फर्म्स फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरिंग विद द कंट्रोलिंग देम, पार्टनर के तौर पे, जॉइंट वेंचर के तौर पे उनको ले लेती है. रिकग्निशन अगला कंसेप्ट था. इट परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑन विच दे आर मेड. जिस जब भी वो रिकग्निशन एंट्रीज होती हैं उस दिन वो की जाती है एंट्री. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज रिपोर्टेड एज अदर इनकम ऑन द इनकम स्टेटमेंट.
Any gains or losses are also reported on the income statement. Gains and losses appear as adjustments in the operating activity section of the statement of cash flows. The cash amounts, purchases and sales of the investments appear in the investing activity section of the statement of cash flows. Valuation है, these are the investments are valued according to the cost principle, that is their cost at the time they are purchased, including any commissions or fees. However, after purchase, the value of the investments on balance sheet is adjusted to reflect subsequent conditions, including changes in the market value or fair value of the investments, then changes caused by the passage of time as in amortization, and changes in the operations of the investee companies. तो investee companies में changes आती हैं. फिर long term investments must be evaluated annually for any impairment or decline in value that is more than temporary. If such an impairment exists, a loss on the investment must be recorded. साथ ही वो loss record हो जाना चाहिए. Under certain circumstances, companies are required to measure investments at fair value, जो fair value के लिहाज से उनको देखना चाहिए. Fair value is not difficult to determine when there is a ready market in which there are buyers and sellers for an asset. However, if a ready market doesn't exist, another valuation technique must be used. दूसरी valuation techniques को use कर लेना चाहिए. Gentlemen, then we covered the lecture 31. Lecture 31 dealt with the budgeting process. लेक्चर 31 में हमने फिर बजटिंग प्रोसेस पे बात की थी और कुछ कंसेप्ट से अंडरलाइंग दी बजटिंग प्रोसेस उस पे बात की थी. बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, गैदरिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर एक्टिविटीज. इस पे बात हुई थी. Budgets are plans of actions based on forecasted transactions, activities and events. Obviously, and budgeting provide managers the opportunity to match their organizational goals with the resources necessary to accomplish those goals. Resources matching पे भी budgeting require होती है, उस पे भी बात हुई थी. It empowers all in the organization to understand the goals in terms of their responsibilities and be held accountable for budget plans and results, since they can be compared, so that compare भी हो जाए resource allocation vis-a-vis उनके achievements with a particular passage of time. मास्टर बजट की हमने बात की थी. A master budget consists of set of operating budgets and a set of financial budgets that detail organizations financial plans for a specific period, generally a year. मास्टर बजट जो होता है जनरली एक साल के लिए होता है, आमतौर पे कल्चरली. Operating budgets are plans used in daily operations. They include sales budget, production schedule budgets, date of nets and to be produced, manufacturing cost budgets हैं, selling and administrative expense budgets, cost of goods sold budget and ending inventory budgets. उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल्स परचेज है बजट की इन्वेंट्री में, और डायरेक्ट लेबर बजट भी इसमें शामिल होता है. देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट होता है, ओवरहेड बजट्स के नाम से इसके ओवरहेड्स होते हैं. एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बजट ये एंड पे होता है. Gentlemen, with this we come to the end of summary of our entire course. तो मैं आपसे I just request you कि ड्यूरिंग दी माई लेक्चर्स अगर कोई हर्ट हुआ हो, कोई चीज़ कंसेप्चुअली नॉट क्लियर हो या मेरे से ऐसा कोई अल्फाज हो तो आई से सॉरी. द एम वाज ओनली एंड ओनली शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में चाहता था अपनी कंट्रीब्यूशन दूँ. तो आई विश यू टू डू बेस्ट इन लाइफ. एंड बिफोर क्लोजिंग मैं हमेशा की तरह इस लेक्चर को भी क्लोज करूँगा अपने मैसेज के साथ कि स्टॉप वरीइंग अबाउट व्हाट यू हैव टू लूज एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव टू गेन. क्योंकि मेरा ये लास्ट लेक्चर है तो मैं लास्ट लेक्चर में कोई अच्छी चीज़ मजीद सबसे अच्छी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के करीब है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टॉप वरीइंग अबाउट व्हाट यू हैव टू लूज, कि आपने जो लूज़ कर दिया उस पर सोचना, गम करना, परेशान होना छोड़ दें. एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव टू गेन. जो आप लेना चाहते हैं ज़िंदगी में, हासिल करना चाहते हैं, उस पर फोकस करें. वालिदैन की दुआएं लें, बड़ों की दुआएं लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा. उसके बाद दूसरी चीज़, लाइफ इज़ लाइक राइडिंग बाईसाइकिल. ज़िंदगी ऐसे है कि जैसे आप बाईसाइकिल पे बैठे हों. टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था अगर आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो मूव रखें, बिकॉज वाइब्रेंसी इज साइन ऑफ लाइफ, स्टेगनेंसी इज साइन ऑफ डेथ. जिंदगी में हरकत में बरकत है जिसको कहते हैं. हरकत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सक्सेस देगा. तो मैं आपसे एज ए गुड कोलीग, एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर एक अंडरटेकिंग लेना चाहता हूँ जो मैंने लेक्चर के शुरू में ली थी कि हम अपने पेरेंट्स, अपने इस असासे की खास खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, उनकी खिदमत करेंगे और उनको खुश रखेंगे.
जो हमसे उम्र से बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब्र करेंगे और अच्छी बात आगे तक पहुँचाएंगे, लोगों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट होंगे। मैं इस दुआ के साथ आपकी इजाज़त चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे ख़ास तौर पे दुआ में याद रखें, अपने पेरेंट्स को कहें मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी और नासर हो। अल्लाह मेरे और आपके दिल की हर दुआ कबूल कर ले और अल्लाह ताला मुझे और आपको और हमारे प्यारों को और सबको स्वयं अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे। तो मुझे दुआ में याद रखें, अपने पेरेंट्स को मेरा ख़ास रिगार्ड दें। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।